हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू TCF प्रतीक मलिक चैनल। आज की वीडियो में हम साइंस सीरीज़ का 12th पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक 11 सीरीज़ कराई जा चुकी हैं, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीटेट में उनको कवर कराया जा चुका है। तो आपने अगर अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उन्हें आप देख सकते हैं, ताकि पुराने क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको वो हेल्प मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको साइंस की NCERT की वीडियोस देखनी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चैप्टर साउंड 8th क्लास का, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड या और भी। तो ये वाला चैप्टर मैं करा चुकी हूँ। कोल एंड पेट्रोलियम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चैप्टर की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी 8th क्लास का चैप्टर है। एसिड बेस एंड सॉल्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोज़ हैं। 6th क्लास की भी वीडियोज़ हैं। और 7th का एक चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसकी भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको लिंक इन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब आपके मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। एक दो वीडियो और आएंगी और उसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको मैचिंग वाला। पहला क्वेश्चन है, स्तंभ ए में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, फिर है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और फोर्थ है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब आपको इसको मैच करना है इधर, इनके क्या फंक्शंस हैं। देखिए दूसरे वाले कॉलम में जो है ना, दूसरे वाले कॉलम में इनके फंक्शंस दिए हैं। जैसे कंट्रोल व्हाट हैपन, जो होता है उसको नियंत्रित करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर मैं पूछूं कि जो चीज़ें होती हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, तो वो है ब्रेन। ऐसी सेल के अंदर कौन नियंत्रित करेगा, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे यहाँ से। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, तो कंट्रोल करने वाला कौन है, केंद्रक, तो ए। ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे कहिए कोशिका को सहायता देता है, यानी कि सेल को जो हेल्प करता है। अभी इस चीज़ को हम देखेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल व्हाट पासिस इन एंड आउट ऑफ सेल। अगर ये सेल है तो सेल के अंदर क्या चीज़ आ सकती है और बाहर क्या चीज़ जा सकती है, ये चीज़ कौन देखता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का काम रहता है। यानी कि सेकेंड वाली जो ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, इसका कार्य रहता है। तो सेकेंड वाले का ऑप्शन होगा सी और फोर्थ का ऑप्शन हो गया ए। अगर आपको एक या दो ही ऑप्शन पता चल जाते हैं तो आप पूरे आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि सेकंड का ऑप्शन होगा सी, तो सेकंड का सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये ए वाला बिल्कुल गलत हो गया और फोर्थ वाला भी बिल्कुल गलत हो गया। इन दोनों में से यानी कि सेकंड और थर्ड में से करेक्ट बनेगा। फिर हमें एक और ऑप्शन पता चल गया, जैसे न्यूक्लियस, फोर्थ वाले का ऑप्शन होगा ए, तो फोर्थ का ऑप्शन ए किस में आ रहा है, फोर्थ वाले का देखेंगे तो ये देखिए सेकंड वाले में आ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड। अब एक बार हम इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं। हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन हमें समझ में भी आना चाहिए कि सेल वॉल का क्या काम है, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर एक सेल है, दो तरह के सेल होते हैं, एक प्लांट के अंदर प्लांट सेल, एनिमल वाला एनिमल सेल होता है। ठीक है। जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें दो लेयर्स रहती हैं, यानी कि एक बाहर एक बाउंड्री रहेगी और अंदर। तो बाहर वाली बाउंड्री को बोलते हैं सेल वॉल, जो सेल को प्रोटेक्शन देती है, सेल को और मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि प्लांट्स को हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए, जो भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंज है, मौसम में चेंज है, वर्षा हो गई, ठीक है, धूप है, उससे बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा वॉल है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, केवल प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब हम दूसरी बात देखें तो जो सेकेंड लेयर है ये वाली, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसका काम होता है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या जाएगा, ये पोरस होती है, यानी कि इससे कोई भी चीज़ें अंदर भी आ सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। तो ये पोरस है, ये दोनों के अंदर होती है, प्लांट के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी।
अब जो बीच में रहता है वो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और सेल के इधर ये जितना देखो जो मैं पार्ट शेड कर रही हूँ ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम्स हैं, वो सब इसी में पाए जाते हैं, इस साइटोप्लाज्म में। जेली की तरह होता है ये। तो साइटोप्लाज्म जो है उसका काम क्या है, उसका काम होता है इस पर कोशिका की प्रतिक्रिया, जो सेल के रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो आपको आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेल वाले चैप्टर से, ये वाला है ना, सेल वाला चैप्टर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्लास 8th में पढ़ लीजिए। सेल स्ट्रक्चर करके है, सारे क्वेश्चन वहीं से दिए गए हैं, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, बायो का चैप्टर है। अब देखिए इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल। मैंने अभी एक चीज़ समझाई कि प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनिमल में क्या है। जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो ये चीज़ें हैं कौन कौन सी एनिमल सेल के अंदर है, उस करेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको फाइंड करना है। अब आप एक चीज़ जानते होंगे अच्छे से सभी लोग, एक वर्ड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये आप लोग समझते होंगे क्या है। क्लोरोफिल का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा आप लोगों ने। अगर क्लोरोप्लास्ट का नाम नहीं सुना है तो सभी लोगों को क्लोरोफिल तो ज़रूर पता होगा, जो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, खाना बनाने के लिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, तो क्लोरोफिल ही उस चीज़ में हेल्प करता है। ग्रीन पिगमेंट, जो हरे कलर का पिगमेंट होता है। अब ये तो प्लांट के अंदर होता है, तो क्या ये एनिमल सेल में होगा? नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब होता है कलर्ड पिगमेंट। प्लास्टिड का मतलब होता है कलर्ड पिगमेंट। अब ये चाहे ग्रीन कलर का हो तो इसे बोलते हैं, अगर ग्रीन कलर का है प्लास्टिड तो उसका पर्टिकुलर नाम हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए प्लास्टिड भी एनिमल सेल के अंदर नहीं होंगे। अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि सेल वॉल भी एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, तो ऑप्शन 3 के अंदर देखो सेल वॉल दे रखी है यानी कि कोशिका भित्ति, तो ये भी नहीं होगी। अब कौन सा ऑप्शन बचा फिर, जब सेकंड में भी एक चीज़ गलत है, थर्ड में भी, फोर्थ में, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका 1। यानी कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, और केंद्रक और रिक्तिका यानी कि वैक्यूल भी होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रुप ऑफ फंगी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कवकों का है। देखिए फंगी, ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास 8th का सेकंड चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड एंड फो, ऐसे करके है। तो उसमें आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन दे रखी है। अभी मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, देखिए आपको, देखिए ये उसी चैप्टर का डायग्राम है, उसी चैप्टर में है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो देखिए फंगी के अंदर 3 चीज़ दे रखी हैं, ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम और एस्परगाइलस। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बायो के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मेरे को भी इतनी करेक्टली नहीं पता है। बाकी वैसे मैं सही बोल रही हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो हैं, ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है और एस्परगाइलस, ये तीनों के तीनों क्या हैं, फंगी के टाइप्स हैं। अगर हम बात करें एल्गे की, तो एल्गे में क्या है, एल्गे में ये दोनों चीज़ें हैं, क्लामिडोमोनास एंड स्पेरोगेरा, ठीक है। और अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो उसमें अमीबा और पैरामीशियम आता है। तो फंगी में पूछा तो फंगी में 3 चीज़ें आएंगी, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड एंड एस्परगिलस। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए फर्स्ट वाले में है अमीबा स्पाइरोगेरा, तो ये तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि स्पाइरोगेरा किसके अंदर आता है, स्पाइरोगेरा फंगी में नहीं आता, बल्कि किस में आता है, यहाँ पे देखेंगे तो एल्गी के अंदर है ये। इसीलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो है फफूंदी, पेनिसिलियम और ब्रेड फफूंदी, तो देखिए एस्परगिलस को हिंदी में फफूंदी ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली तीनों जो ऑप्शन है अभी हमने देखे, तो यही वाला क्या होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रीदिंग। हमें ब्रीदिंग प्रोसेस जो है यानी कि सांस लेने के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही हैं। देखिए 2 चीज़ है, एक होती है श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, रेस्पिरेशन, और एक है ब्रीदिंग, दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है। तो अगर ब्रीदिंग का देखें, पहले हम क्लास 7th का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या है, उसके बाद इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 7th का चैप्टर है, पेज 109, 109 पेज पे देखेंगे तो ब्रीदिंग में क्या होता है, केवल
ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, सिंपल वर्ड्स में मैंने बोला जो। और रेस्पिरेशन में जो होता है, रेस्पिरेशन में का मतलब होता है जब कोशिकाओं के अंदर ये एनर्जी ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन जब होता है कोशिकाओं में तो वो रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ब्रीदिंग मतलब केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेने की प्रक्रिया इनहेल, इनहेलेशन, बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन। तो अब देखते हैं हम, अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है हमें। सेकंड चीज़ है, इस प्रक्रियाओं में कोशिकाओं में जल उत्पन्न होता है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज प्रोड्यूस्ड। मैंने बताया सेल के अंदर तो हो ही नहीं रहा है, सेल से कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन अगर रेस्पिरेशन है तो सेल से रिलेशन है, क्योंकि सेल के अंदर रिएक्शन होगा। तो इस सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत। थर्ड है, दिस प्रोसेस हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रक्रिया शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने में सहायता करती है, क्योंकि एक्सेल जब हम करते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं तो ब्रीदिंग का ही पार्ट है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ है, इन दिस प्रोसेस फूड ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। प्रक्रिया में भोजन टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है, तो ये तो है ही नहीं, अभी बताया कि कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें, तो क्या है, ए एंड सी, ए और सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अभी तक जितने क्वेश्चन करे आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज़ 113 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सल्फर का गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब सल्फर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट उसका 113 है। दूसरी बात है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 445 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से कौन सी बातें इसके लिए, सल्फर के लिए सही होंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट उसमें लिख दिया है, जब सल्फर सॉलिड स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, यानी कि मेल्ट हो रहा है, तो 113 डिग्री सेल्सियस पे ये काम कर रहा है। जब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि बॉईल कर रहा है ना, यानी कि लिक्विड से गैशियस स्टेट में चेंज होगा तो 445 डिग्री सेल्सियस पे करेगा। इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि सल्फर क्या सॉलिड होगा 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ये बात ठीक है, इसमें से हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो पहली बात तो सही हुई। सेकेंड चीज़ कहिए, सल्फर लिक्विड है क्या 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो 400 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड रहेगा, लेकिन 445 पे धीरे धीरे वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा, तो 400 डिग्री पे वो लिक्विड रहेगा, ये बात भी ठीक है। थर्ड चीज़ कहिए, सल्फर लिक्विड है 450 पे, नहीं 445 पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो 450 पे वो लिक्विड नहीं होगा। फोर्थ बात कहिए, सल्फर सॉलिड है 20 डिग्री सेल्सियस, तो जितना 113 पे तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उससे नीचे में क्या रहेगा, वो सॉलिड ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको सही कथन चूज करना है। पहला है, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। अब देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर है, यानी कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, तो ये पानी का टेम्परेचर तो मेजर करेगा नहीं। अभी मैं इसको समझाऊंगी भी आपको, तो पहला वाला कथन तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं, रूम थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100। क्या कभी किसी रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होने लगता है, तो ये तो गलत ही है। तीसरी बात है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है, क्या उसकी रेंज इतनी होती है? मिनिमम टेम्परेचर 35 होता है और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट चीज़ कहिए, रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है, क्या उसका रेंज यानी कि उसका परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से ज़्यादा होता है? तो चलो इसको पहले हम समझ लेते हैं। ये वाला जो चैप्टर है, ये क्लास 8th का 4th चैप्टर है, हीट, वहाँ से लिया गया। देखिए एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 36 पे, तो हिंदी वाले बच्चे भी देखिए समझ लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी में भी कंटेंट दिखा दूंगी। क्लिनिकल थर्मामीटर वो होते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है।
और ये डिग्री सेल्सियस में अगर हैं तो थर्मामीटर की जो रेंज रहती है उसमें मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है 35, यानी कि मिनिमम स्टार्ट कहाँ से होगा 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए सेल्सियस के अंदर बता रही हूँ, तो 35 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होगा और मैक्सिमम कितना होगा 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार तो बुखार 100 डिग्री बताता है, तो वो सेल्सियस में नहीं, वो फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, अगर क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में कितना है मिनिमम 35 और मैक्सिमम कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, ये भी मैंने क्वेश्चन बता दिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कितना रहता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, कोई गर्म पानी या रूम टेम्परेचर के लिए नहीं यूज़ होता। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। और टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना रहता है, कितना नॉर्मल रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा, तो इतनी रेंज है इसकी। अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, जो बाकी काम के लिए, अगर मेरे को मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है या कुछ है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाएगा। इसकी रेंज ज़्यादा होती है, कितनी रहेगी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर गर्म पानी है या खौलता हुआ पानी है उसका टेम्परेचर मेजर करना है तो भी लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। हिंदी में देखिए, हिंदी में डॉक्टरी थर्मामीटर ही बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को, ये हमने देख लिया। और ये चीज़ मैंने बता दी कि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर से पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो क्लिनिकल थर्मामीटर से ये काम नहीं होगा, बल्कि किससे होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर से। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, किंक होती है एक, किंक मतलब क्या है, एक जब आप कभी उसको देखेंगे थर्मामीटर को, तो इसका आधा हिस्सा थोड़ा ऊपर को उठा होता है, किंक का काम होता है ताकि मरकरी लेवल नीचे ना आए। ठीक है, वो करने के लिए किंक का यूज़ होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगर इधर क्वेश्चन को देखें तो देखो पहला वाला बॉइलिंग लिक्विड के लिए कहा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। रूम थर्मामीटर का ये तो मैंने बता दिया था कि 100 डिग्री सेल्सियस हो ही नहीं सकता। लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110, तो ये वाली तो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे कहा है कि रेंज जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, यानी कि उसका परिसर ज़्यादा है क्लिनिकल थर्मामीटर से, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और लेबोरेटरी थर्मामीटर की होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है। जैसे अगर मेरी कुछ करेक्टरिस्टिक होंगी तो वो मेरी मम्मी पापा की तरह होंगी। क्यों, क्योंकि जीन उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, हेरिडिटरी करेक्टर को, तो उसमें डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारे शरीर में प्रोटीन तथा वसा यानी कि प्रोटीन और फैट भी होते हैं, तो इन तीनों चीज़ों में क्या कॉमन है, डीएनए, प्रोटीन और फैट में क्या चीज़ कॉमन रहती है। फर्स्ट है कि ऑल कंटेन एसिड, सभी में अम्ल होते हैं। दूसरा है ये इनऑर्गेनिक है। तीसरा है कि ये सॉल्ट है। और फोर्थ है ऑल कंटेन बेस, यानी कि इन सब में क्षारक होते हैं। तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। इन सभी में क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ रबर सकर व्हेन प्रेस्ड ऑन अ सरफेस स्टिक्स टू इट बिकॉज ऑफ। किसी रबर चूषक को यदि किसी तल पर दबाया जाए तो वह इससे चिपक जाता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है। तो वो किस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा आएगा इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ना ग्लू है, ना सरफेस टेंशन है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म, यानी थंडर स्टॉर्म को हिंदी में बोलते हैं विद्युत झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थंडर स्टॉर्म है क्या, तो इसे मैं एक बार समझा देती हूँ। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस सरफेस पे गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा हीट है, और हीट होने के कारण क्या होगा, यहाँ की जो विंड होगी, हवा होगी, वो गर्म होगी और गर्म होके क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, बादल बनेंगे, वर्षा होगी। ठीक है, ये तो सिंपल फिनोमिना सबको पता ही होगा।
अगर हीट बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हीट है तो विंड मतलब क्या कॉज करेंगी, बारिश होगी, और बारिश की वजह से हवा में जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी। एक चीज़ हमने देखी। अब ऐसा कौन से एरिया में रहता है, ऐसा किस एरिया में रहता है, अगर आपने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा है, जो रीजन अर्थ में इक्वेटर के पास रहते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा तक। ये अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, एसएसटी की भी एक मैंने डाली है। कम से कम आपको कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट, विषुवत रेखा है ना, ये इक्वेटर, इनका कॉन्सेप्ट पता हो तो आप इन्हें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि टेम्परेट रीजन कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे तूफ़ान जैसी कंडीशंस बनती हैं। तो तूफ़ान के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, तो हीट, गर्मी, एक ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस कारण क्या होगा कि इस एरिया में लो प्रेशर कंडीशंस बनेंगी, यानी कि प्रेशर यहाँ का कम हो जाएगा। प्रेशर कम क्यों होगा ये भी मैं समझा देती हूँ। देखिए, अगर पार्टिकल्स, एक सिंपल लैंग्वेज में, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लीजिए अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास हैं, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड है, तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा, एक दूसरे पे ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। लेकिन अगर दूर दूर हैं तो बहुत कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे, है ना। इसीलिए जब हवा गर्म हुई यहाँ की तो ऊपर उठी, हल्की हुई, तो गर्म होने पे चीज़ क्या होती है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो यानी कि प्रेशर कंडीशन कैसी बनेंगी, लो प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी में इसको देखते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, क्लास 7th का ही चैप्टर है, विंड स्टॉर्म साइक्लोन हाउ। यहाँ पे पहले आप थंडर स्टॉर्म का देख लें कि क्या होता है। तो देखिए, थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, गर्म जब होता है, ह्यूमिडिटी होती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। ठीक है, इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपने बहुत सारे तूफान देखे जाते हैं। राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विंड्स कहाँ पे जाएंगी, ऊपर की ओर करेंगी। क्यों, क्योंकि वो हल्की होके ऊपर ही उठेंगी। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट, और जब ऊपर उठ रहे हैं तो अपने साथ क्या कर रही हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ले रही हैं। ठीक है, इसीलिए फिर मतलब कैसी कंडीशंस बन जाएगी, बारिश वाली कंडीशंस भी हो जाएंगी। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग, कई बार जब तूफान आता है तो साथ में बिजली भी कड़कने लगती है, तो कई बार लाइटनिंग वाली कंडीशंस भी होती हैं, जिसे इसीलिए विद्युत झंझन करके कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि थंडरस्टॉर्म क्या है या क्या कंडीशंस हैं, लेकिन सीटेट में आगे पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे कि थंडरस्टॉर्म के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, कोल्डनेस और ह्यूमिडिटी को कर देंगे, एक ऑप्शन में हॉट ह्यूमिड या टेम्परेट रीजन डाल देंगे। तो आपको 3 चीज़ पता होनी चाहिए, हॉट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और ट्रॉपिकल रीजन में ये कंडीशंस मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि अगर थंडरस्टॉर्म आता है और साथ में बिजली भी कड़कती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो पहला है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ आइसोलेटेड ट्री, अगर एक अलग से एक कोई पेड़ है तो वहाँ पे कभी भी नीचे नहीं रुकना चाहिए, हमेशा ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए जिसकी हाइट थोड़ी कम है। ठीक है, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। फिर दूसरी बात कहिए, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड, आपने देखा होगा कि जो छतरी होती है उसमें मेटेलिक एंड रहता है, रॉड काइंड, उसको कभी भी लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग जब हो रही है तो फिर चार्ज कंडक्ट कर लेगी वो, है ना, तो बिजली आपके ऊपर गिर सकती है। तीसरी बात कह रखी है, डू नॉट सिट नियर अ विंडो, खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैराज हो, स्टोरेज शेड, मेटल शेड आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार और बस इज़ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, कार या बस के अंदर बैठे रहो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये सेफ प्लेस है। इफ़ यू आर इन, लास्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ, हिंदी में देख लीजिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, तड़ित, झंझा और चक्रवात बोलते हैं, और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। जो चीज़ मैंने समझाई है ना वही प्रिकॉशंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। देखिए, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सिर्फ मैं दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर चुकी हूँ, तो वही चीज़ है। अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो इन द इवेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म, विद्युत झंझा के समय हमें क्या क्या चीज़ है, वन शुड रिमेन इन अ क्लोज्ड कार, क्या बंद कार में ही रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड चीज़ है, वन शुड रन ऑन द रूफ ऑफ वंस हाउस, छत, घर की छत पर दौड़ना चाहिए।
ये गलत है। वन शुड यूज़ अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक रोड, मेटेलिक रोड के साथ वाली अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए, नहीं, ये बात गलत है। वन शुड टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री, किसी ऊंचे पेड़ के तले पे शरण लेनी चाहिए, नहीं, छोटे के। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से सारी असंपर्क बल हैं किसके अलावा? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है मैग्नेटिक, थर्ड है फ्रिक्शन, फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैं पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, सबने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। इसका करेक्ट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल एक ऐसा है जो कांटेक्ट है, बाकी सारे क्या है? नॉन कांटेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण के सामने एक पुस्तक रखी है, प्रेषणकर्ता पुस्तक के पीछे खड़ा है। मान लीजिए ये ऐसे प्लेन मिरर है, यहाँ पे मैंने एक बुक रख रखी है ये, और यहाँ पे कोई इंसान इस बुक के पीछे खड़ा है ऐसे। अब आपसे पूछा है कि द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द बुक, उसके पीछे खड़ा है। द इमेज ऑफ दिस बुक विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड इट। अब जो इमेज बनेगी यहाँ पे बुक की भी इमेज ऐसी बनेगी और इंसान भी पीछे खड़ा हुआ ऐसे दिखाई देगा। तो इमेज कैसी बनेगी? पहला ऑप्शन दिया है कि विल बी इरेक्ट। तो देखिए हमेशा जब प्लेन मिरर क्या होता है, जिसमें जो घर में हमारे मिरर होता है, जिसमें हम लोग जो हमारे घर में शीशा होता है सिंपल लैंग्वेज में, तो हमेशा कभी आपने उसमें देखा होगा कि हमारी अगर मैं सीधी खड़ी हूँ तो क्या इमेज मेरी उल्टी बनती है? नहीं, वहाँ पे इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इरेक्ट। तो इन्वर्टेड वाले ऑप्शन यानी कि थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत है। अब बात आई फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन की। विल बी इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जर्वर इज फ्रॉम द मिरर। ऑब्जर्वर कौन है? जो लड़का पीछे खड़ा है। तो इमेज बुक की तो क्या बनेगी? अपने डिस्टेंस पे बनेगी ना, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, थोड़ी ना कि ऑब्जर्वर तो पीछे खड़ा है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? बी वाला, क्योंकि इसमें लिखा है विल बी इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है यानी कि बुक है, उतनी ही दूरी पे बुक की इमेज बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में? इमेज ऑफ बुक पूछी गई है कि कितनी दूरी पे बनेगी, ना कि ऑब्जर्वर के बारे में पूछा गया। तो वो बस कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऑब्जर्वर डाला है। जितनी दूरी पे बुक है, अगर 5 मीटर की दूरी पे इधर रखी है तो इधर भी 5 मीटर की दूरी पे ही रखी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर टू द सॉइल। मृदा में कार्बनिक खाद डालने के विषय में कौन सी बातें सही हैं? तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक मैन्योर को देख लेते हैं कि क्या होते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्लास 8th का जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वहाँ से लिया गया है। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि कार्बनिक खाद। तो दो चीज़ आपने सुनी होंगी, एक आपने सुना होगा उर्वरक होते हैं यानी फर्टिलाइज़र हैं, और एक है मैन्योर। दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। क्या अंतर है उसको पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इनऑर्गेनिक होता है, जबकि मैन्योर क्या है? नेचुरल ऑर्गेनिक है। कि ऑर्गेनिक यानी इसके अंदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट हैं सारे। ठीक है, और फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, केमिकली रहते हैं फर्टिलाइज़र के अंदर, जबकि मैन्योर को, खाद को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? मान लीजिए आपने वर्मी कंपोस्टिंग, जो मैंने पहली वीडियो बनाई है ना, जब हमने वर्मी कंपोस्टिंग का पहली वाली वीडियो में देखा है, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि मैन्योर को कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारा किचन वेस्ट है या कोई भी प्लांट वेस्ट है, उसको अगर हम एक गड्ढे में डिग कर दें और उसमें कुछ अर्थवॉर्म वगैरह डाल दें, तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होकर मैन्योर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक है। अब फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक दी हैं मैन्योर की जो इम्पॉर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइज़र। क्यों? क्योंकि पहला, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है यहाँ पे, अगर हम समझें, अगर सॉइल के अंदर पार्टिकल कुछ इस तरीके के हैं, बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े पार्टिकल के बीच में आपने देखा होगा, देखो बड़े बड़े स्पेस भी होंगे, है ना। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे हैं तो क्या होगा? अगर बहुत छोटे पार्टिकल हैं तो उनके बीच में स्पेस भी नहीं होगा, तो पानी कहीं से नीचे की ओर नहीं निकलेगा, यानी कि उसको वो रिटेन करके रखेगा। जबकि यहाँ से क्या हो जाएगा? पानी नीचे निकल जाएगा। तो क्लेई सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा पोरस होती है। अगर किसी चीज़ में वर्ड आ रहा है पोरस, तो पोरस का मतलब होता है जो पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रख सके। तो मैन्योर क्या करता है? मैन्योर क्या काम करेगा? द ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करेगा? वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, यानी कि पानी देर तक सॉइल के अंदर रहेगा।
इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। थर्ड है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा रहेंगे ऐसी सॉइल में। और इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और सॉइल का टेक्सचर मतलब होता है साइज, जो सॉइल के अंदर पार्टिकल का साइज होता है वो उसको भी इम्प्रूव करता है। जब भी कभी वर्ड आए टेक्सचर, तो सिंपल मीनिंग अगर बताऊं तो टेक्सचर में आपको क्या सोचना है, जो उसमें साइज है पार्टिकल का। जैसे सैंडी सॉइल होती है, बलुई मृदा, उसके अंदर पार्टिकल का साइज बहुत मोटा मोटा रहता है, बड़ा बड़ा, जैसे राजस्थान के अंदर ये वाली सॉइल मिलती है। और अगर मैं बात करूँ क्लेई सॉइल, तो उसमें पार्टिकल का साइज बहुत बहुत छोटा होगा, तो इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहली वाली बात कही है, ये मृदा को पौधे को कसकर पकड़े रहने के लिए दृढ़ बनाती है, तो ऐसी बात तो है ही नहीं। सेकंड चीज़ है, दे ऐड इनऑर्गेनिक मैटर, तो इनऑर्गेनिक मैटर नहीं ऐड करते बल्कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये वाली चीज़ भी गलत हो गई। फिर है, दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, तो ये बात बिल्कुल सही है, टेक्सचर ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करती है। और नेक्स्ट चीज़ है, दे एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर रही है, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, सी एंड डी। आई होप ये वाले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नेम द 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। उन 2 अंतस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन स्रावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसको बस याद कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 वाला, एड्रिनल एंड थायराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फॉर अबाउट। मानव नेत्र में रेटिना पे इमेज बनती है, ये चीज़ आपको पता है। वो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी देर तक रेटिना पर रहता है, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 1/15 सेकेंड या 1/25 सेकेंड। तो देखिए एनसीईआरटी में देखेंगे बिल्कुल सिंपल यहाँ पे लिखा है, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। अगर इमेज बनी है हमारी रेटिना पे तो अचानक से नहीं खत्म हो जाएगी एकदम, उसका इम्प्रेशन कब तक रहेगा, मान लीजिए 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के भी 16वें हिस्से तक, 1/16 सेकेंड तक। तो क्लोज कौन सा है आंसर, 1/15, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, थर्ड वाला। समझ में आ गया। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बता देती हूँ सीटेट के लिए। यहाँ पे अगर आप रीड कर रहे हैं मोबाइल से या बुक से, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस रहना चाहिए उस ऑब्जेक्ट और आपकी आंखों के बीच में कि आप उसे रीड कर पाएँ, तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ये चीज़ भी आप लोग लिख लीजिए नोट्स में और याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट फ्रीक्वेंसी। आपने देखा होगा कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो अल्ट्रासाउंड लिखता है डॉक्टर। अल्ट्रासाउंड वाली जो मशीन है उसमें यूवी रेज हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, कितनी आवृत्ति पे काम करती हैं, बिलो 20 हर्ट्ज, बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड कितना है, 1 2 3 4 5, 2 लाख हर्ट्ज सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड है बिटवीन 2000 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज, या फिर अबव 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो देखो ये मैंने अपने जो चैनल है उस पर चैप्टर करा रखा है और वहाँ पे मैंने समझाया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ये देखिए, जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अन्य समस्याओं के डायग्नोस के लिए यानी अनुसंधान एवं निदान के लिए यूज़ होते हैं, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे उन्हें आप एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।